नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नदी घाटी की सभ्यताएं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कांस्य युग और लौह युग को विस्तार से पढ़ा था और समझा था। तो आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नदी घाटी की सभ्यताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में कांस्य युग में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। ये सभ्यताएं नदी की घाटी में विकसित हुई। यानी कांस्य युग में जो अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, ये सभी सभ्यता नदी घाटी में विकसित होने के कारण ही इन्हें नदी घाटी की सभ्यताएं कही जाने लगी। वे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन सभी प्रत्येक सभ्यताओं की कुछ विशेषताएं उन्हें भी हम पढ़ेंगे और इनमें कुछ अनेक समानताएं भी हैं, उन्हें भी उन महत्व तथ्यों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जैसा कि आप लोग पहले से जानते भी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित भी हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण इन्हें सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। जानकारी के लिए सबसे पहले जो खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो में हुई थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 640 किमी दूर पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहले नामकरण किए थे, आप लोग ध्यान देंगे, वे थे जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का सबसे पहले नामकरण किया था। सिंधु सभ्यता का आप लोग ध्यान देंगे जो सर्वेक्षण किए थे, सबसे पहले सर्वेक्षण जिन्होंने किया था उनका नाम है जॉन्स कनिंघम। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग जेम्स कनिंघम ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। इन्हीं उत्खननों से स्पष्ट होता है कि जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था वह सीमित नहीं था, यानी अत्यंत विस्तृत था, बड़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नगर निर्माण योजना, यानी सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना किस प्रकार थी, सिंधु सभ्यता का नगरीय स्वरूप कैसा था, सड़कें कैसी थी, वहाँ नगरों की आकृति किस प्रकार थी, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना का जो आधार सामग्री है, यानी जो साक्ष्य मिला है, उन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार थी। पहला है मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर है, यानी सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किए थे राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? तो आप लोग ध्यान देंगे, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जो खुदाई किए थे दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो वस्तुएं मिली थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता में आगे हम पढ़ेंगे अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास थे, लकड़ी की ओखली भी थी और मातृ देवी की मूर्ति भी जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे आगे विशाल स्नानागार मिले थे, सूती वस्त्र भी यहाँ से मिले थे, कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे चन्हू-दड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चन्हू-दड़ो जो है इसकी जो खुदाई किए थे गोपाल मजूमदार ने। किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग 1931 ईस्वी में चन्हू-दड़ो की खुदाई किए थे। चन्हू-दड़ो जो है यह भी सिंधु नदी के तट पर, यानी सिंधु सभ्यता का यह
जो नगर है चन्हुदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ जो चन्हुदड़ो में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिले थे, आगे हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, आप लोग ध्यान देंगे। शीशा, शीशा है, चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए थे। लिपस्टिक, लिपस्टिक आगे हम जो है लिपस्टिक आगे हम पढ़ेंगे इनके महत्वपूर्ण प्रसाधन कौन कौन से थे, उनमें ये मिलेगा चन्हुदड़ो के बारे में। लिपस्टिक थे। मनका भी यहीं से प्राप्त हुए थे। मनका यानी मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। आगे हम देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा के बारे में हम लोग देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कालीबंगा का जो अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। आप लोग ध्यान लेंगे, कालीबंगा का जो अर्थ है वह काली मिट्टी की चूड़ी जो है कालीबंगा का अर्थ है। ठीक है, कालीबंगा की जो खुदाई किए थे वे बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। कौन के थे? बीके थापड़ और बीबी लाल ने जो है कालीबंगा की खुदाई किए थे। आगे हम देख लेते हैं अगला जो है लोथल। लोथल से क्या साक्ष्य मिला है, लोथल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, यानी जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, देख लेते हैं बंदरगाह, वह लोथल से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल से प्राप्त होता है। यहाँ की जो घर के दरवाजे और जो थे वह सड़कों की ओर खुले रहते थे। ठीक है, यहाँ फारस की भी मुहरें भी प्राप्त हुई थी। कहाँ से? लोथल से। अगला हम देख लेते हैं बनबाली। बनबाली के बारे में देख लेते हैं। बनबाली की जो खुदाई किए थे, जिन्होंने बनबाली से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, रविंद्र सिंह ने बनबाली की खुदाई किए थे। कौन किया था? रविंद्र सिंह ने, जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। रंगोई नदी के किनारे है। कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे बनबाली स्थित है। ठीक है, बनबाली को अभी हम पढ़ेंगे। जो बनबाली नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वह टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भवन निर्माण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भवन थी वह किस प्रकार की थी? वह दो प्रकार के थे, साधारण भवन और राजकीय भवन। साधारण भवन यानी हम लोग देखेंगे वे भवन जो वहाँ के निवास करते थे, जो मनुष्य थे निवास करते थे, वे अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा और बड़ा जो है भवन का निर्माण करते थे। उसकी जो ऊंचाई होती थी 2 मंजिला थी, यानी 2 मंजिला से ज़्यादा उसकी ऊंचाई नहीं होती थी। उसके जो छत थे, मंजिल पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वह ईंट और पत्थर की थी। भवन में खिड़कियाँ थी, रोशनदान, दरवाजे, रसोई घर, कुआं, स्नान घर और आंगन, ये सभी चीज़ें जो है उस भवन में बनाए जाते थे। ठीक है, दरवाजों और छत लकड़ी के बने होते थे, यानी जो साधारण भवन थे उनके जो दरवाजे थे और जो छत थी वह लकड़ी की हुआ करती थी। उनकी दीवारें जो होती थी वो कच्ची दीवारें होती थी। कच्ची दीवारें किसकी थी? ईंट की बनी होती थी। किसकी? ईंट की होती थी। फर्श जो है ईंट का होता था, खड़िया मिट्टी और गारे से बनाई जाती थी। कैसा भवन? तो साधारण भवन जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए जाते थे। उनके जो दरवाजे थे, भवनों में जल निकास की सुविधा जो थी वो समुचित तरीके से बनाई जाती थी। घर में दरवाजे की जो मुख्य सड़क जो है मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण यह पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे जब आपको सिंधु घाटी सभ्यताओं में भवन निर्माण के बारे में, साधारण भवन की विशेषताओं के बारे में लिखने को आएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साधारण भवन जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई जाती थी, उन भवन के जो दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, ये मुख्य सड़क है, ये भवन बनाए जाते थे, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। आगे हम देखेंगे राजकीय एवं सार्वजनिक भवन क्या है। मोहनजोदड़ो में राजकीय एवं सार्वजनिक भवन के भग्नावशेष से प्राप्त होते हैं, यानी जो स्रोत हैं उनसे जो स्रोत सामग्री है उनसे हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि जो राजकीय भवन थे उनकी जो विशाल भवन की ऊंचाई थी वह 71 मीटर की होती थी।
और चौड़ाई भी उतनी की ही होती थी। ठीक है, जिनकी छत जो है 20 स्तंभों पर टिकी होती थी, यानी जो पिलर थे वह 20 पिलर पे यह भवन टिकी होती थी। इनके फर्श में अनेक चौकियां बनी होती थी। इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए किया जाता था, यानी प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है राजकीय भवन का प्रयोग किया जाता था। आगे हम देख लेते हैं, अगला पढ़ लेते हैं यहाँ पर आगे। विशाल स्नानागार, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का जो स्रोत मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये जो प्रमुख वस्तुएं मिली थी यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विशाल स्नानागार एक विशाल भवन में स्थित है। इसका जलाशय आयताकार, यानी इसका जो जलाशय बनाया जाता है जल को इकट्ठा करने के लिए, घरों में जो जलाशय बनाया जाता है इस प्रकार से आयताकार होता है, जो 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा बनाया जाता है। ठीक है, उस विशाल स्नानागार में जलाशय तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां इस प्रकार से बनाई जाती थी वह ईंट की सीढ़ियां बनाई जाती थी। इनके जो दीवारें थे, चारों तरफ की जो दीवारें थे वह किसकी थी? वह दीवारें फर्श की बनाई जाती थी। ठीक है, जलाशय में जल निकास की समुचित व्यवस्था थी, यानी जो जल निकास में जो गंदे पानियाँ थे, जल थे, उनको निकालने के लिए एक समुचित व्यवस्था बनाई गई थी। इसके चारों ओर बरामदे तथा इनके पीछे कमरे बने हुए थे। किसके? विशाल स्नानागार के। आगे हम देखेंगे अन्नागार। अन्नागार यहाँ देख लेंगे, विशाल स्नानागार यानी विशाल स्नान गृह, इसे आप लोग समझ लेंगे, स्नान गृह, स्नान करने का घर जो है विशाल स्नानागार है। और अन्नागार यानी अन्न गृह, यानी अन्न का घर। इसका भी साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? अन्नागार का जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अन्नागार का साक्ष्य किस नगर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से यह प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अन्नागार की जो लंबाई है वह 18 मीटर और जो इस 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालय के अवशेष प्राप्त हुए, यानी जब सार्वजनिक भोजनालय का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। उन्हीं अवशेषों से, यानी उन्हीं अवशेष से जो है पता लगाया जाता है कि अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? किस प्रकार से वहाँ लोग अपना निवास करते थे, किस रूप में निवास करते थे, उनका मुख्य आहार क्या था, वेशभूषा कैसे थी, यहाँ आप लोग देखेंगे, प्रसाधन सामग्री क्या थी, आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, औषधियाँ क्या थी और गृहस्थी के सामान क्या थे, यह उनके सामाजिक जीवन के अंतर्गत आता है। तो इन मुख्य पॉइंट पर हम बात करेंगे। उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त जो सामग्री है और जो स्रोत है उनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कालीन जो सामाजिक स्थिति थी वह तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते थे। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह वर्गहीन समाज ही था। आगे हम देखेंगे समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान ही था, यानी वर्गहीन जो था, कि वर्गहीन का समाज का मतलब है जो समाज था वह व्यापार प्रधान समाज था। उसमें मुख्य वर्ग के जो लोग थे वे व्यापारी थे, योद्धा थे, श्रमजीवी यानी संघर्ष करने वाले थे, विद्वान आदि उस वर्गहीन समाज में सामाजिक संगठन के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। सभ्यता जो संभव, इस सभ्यता के अंतर्गत समाज मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान यानी कहा जाता है जब सत्ता और शासन को चलाने के लिए मातृ यानी महिला को अग्रणी किया जाए या उनके हाथों में शासन व्यवस्था दिया जाता है, मातृ प्रधान समाज कहलाता है। आगे हम देखेंगे कृषि, फसल एवं आहार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख कृषि क्या थी,
फसल क्या थी, उनकी मुख्य आहार क्या थे, किस प्रकार का वो भोजन करते थे। जो कृषि थी, गेहूं, चावल, जौ, यहाँ आप लोग देखेंगे सब्जियां हैं, फल फसल में आपका आ जाएगा इस तरीके से मटर, दूध, भेड़, गाय, मछली, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस थे। उनका जो है कृषि फसल और आहार के रूप में वो अपना जो है सेवन करते थे। आगे हम देखेंगे वेशभूषा और आभूषण किस प्रकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो वेशभूषा थे वह दो प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला जो उनका वस्त्र था वह शाल था, जिसे वे अपने भुजाओं पर लपेट लिया करते थे। दूसरा जो उनका वस्त्र है वह उसे नीचे पहनते थे, धोती के रूप में वे पहनते थे। स्त्री और पुरुषों में के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था। सूती कपड़े पहने जाते थे और परंतु ऊनी वस्त्रों का भी चलन था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़ों के साथ साथ ऊनी कपड़ों का भी पहनते थे, यानी वहाँ प्रचलन ऊनी कपड़ों का भी था। आगे हम देखेंगे आभूषण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आभूषण क्या था। तो स्त्री और पुरुष दोनों, यानी आप लोग ध्यान देंगे जो स्त्री है और पुरुष दोनों किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठाहार यानी गले का हार, गले के हार को कंठहार कहा जाता है, कुंडल आदि पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों जो है इन सभी आभूषणों को पहनते थे। लेकिन कुछ और आभूषण हैं जिनको सिर्फ स्त्रियां पहना करती थी। वह कौन कौन से आभूषण हैं उन्हें हम देख लेते हैं। चूड़ियां हैं, कर्णफूल है यानी कान में पहनने वाला, हंसली है हाथ में पहनने वाला, भुजबंद यानी कमर में या भुजा में पहनने वाला, करधनी जो है आपका है कमर में पहनने वाला आदि पहनती थी। ये कौन पहनती? स्त्रियां पहनती थी। ये सभी जो आभूषण थे किसके बने हुए थे? तो सोना का, चांदी के और हाथी के दांत के बने होते थे और हीरे के बने होते थे। ठीक है, ये वर्गहीन समाज जो व्यापारी लोग थे वे पहनते थे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति थे, निर्धन व्यक्ति थे, वे जो है तांबे के, मिट्टी के और सीप के आभूषण बनाकर वे अपना पहना करते थे, धारण करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब हम आगे देखेंगे प्रसाधन सामग्री, यानी उनका जो पहनने लगाने कह सकते हैं कि उनकी सामग्री क्या है, उनको प्रसाधन की जो सामग्री है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अत्यंत प्रिय प्रसाधन है, आप लोग ध्यान देंगे, लिपस्टिक है। जैसा कि अभी हमने जो है कि नगरीय व्यवस्था में बात किया लिपस्टिक के बारे में, तो लिपस्टिक का साक्ष्य जो मिलता है वह चन्हू से मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा विकल्प के रूप में कि लिपस्टिक का साक्ष्य या कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जिस प्रसाधन का उपयोग करते थे लिपस्टिक, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस नगर से मिलता है? चन्हू से मिलता है। आमोद प्रमोद के साधन यानी मनोरंजन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मनोरंजन का साधन क्या था उसके बारे में हम समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनका मनोरंजन का साधन क्या था? जुआ खेलना, शिकार खेलना, नाचना, गाना और मुर्गों की लड़ाई देखना, यह उनका प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। आगे हम देखेंगे औषधियाँ यानी दवाइयाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के औषधियों का उपयोग करते थे, किस प्रकार के औषधियों से वो परिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह विभिन्न औषधियों से परिचित थे। लेकिन उसमें उस सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक उदाहरण मिलता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, काफी महत्वपूर्ण है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का उदाहरण जो मिलता है वह कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे, याद भी रखेंगे कि औषधियों के रूप में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का उदाहरण किस जगह से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से यह प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे गृहस्थी के उपकरण। तो आप लोग बहुत ध्यान से और धैर्य से चीज़ों को समझें और उसे जो है पढ़ें, क्योंकि यह क्लास आप लोगों की लंबी होगी तो चीज़ों को आसानी से समझे पढ़ें। गृहस्थी के उपकरण क्या थे? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह अपने जनजीवन में
रेगुलर जो है डेली बेस पे वह किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं उनको हम देखेंगे और पढ़ेंगे। घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करते थे। ठीक है, कभी कभी सोने, तांबे और चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। अब आगे हम पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक जीवन। अभी हमने सामाजिक जीवन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक जीवन किस प्रकार थी, जैसा कि उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। अब उनकी आर्थिक जीवन किस प्रकार थी, तो उत्खनन के स्रोत से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति जो है अत्यंत सुदृढ़ थी। क्या? अत्यंत सुदृढ़, यानी आर्थिक जीवन उनका काफी मजबूत था। किस प्रकार का उनका व्यवसाय था, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं। कृषि, पशुपालन, कपड़े बुनना, उद्योग एवं अन्य व्यवसाय, व्यापार करना, इस प्रकार का उनका प्रमुख जो है व्यवसाय था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अब कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे कि कृषि का व्यवसाय, कौन कौन से कृषि का व्यवसाय करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, तो गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल और अनेक फल भी उगाए जाते थे। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इन कृषि को उगाकर वह अपना व्यापार करते थे, उसकी वजह से इनका आर्थिक जीवन जो है सुदृढ़ था। पशुपालन, इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन भी था। अब पशुपालन में ये कौन कौन सी पशुओं का पालन करते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता आदि जानवरों को, आदि पशुओं का ये पालन किया करते थे। कपड़े बुनना भी इनका जो है मुख्य व्यवसाय है, जिनकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सूत काटने तथा कपड़े बुनने में प्रथम लोग थे। काफी महत्वपूर्ण है कि सूत काटने और कपड़े बुनने में प्रथम लोग कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। ठीक है, उद्योग एवं अन्य धंधे, उद्योग में क्या था कि ये शिल्पकार थे। कौन? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे, निवासी थे, वह शिल्पकार थे, यानी शिल्प में अत्यंत दक्ष थे। इसकी वजह से वह मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, जिनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, जिनका जो साक्ष्य है वह खुदाई से प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अनेक प्रकार के बर्तन बनाया करते थे वह अत्यंत सुंदर हुआ करता था और आकर्षक था। कैसे पता चलता है? यह उत्खनन यानी खुदाई से प्राप्त चलता है। उनके जो बर्तन थे वह किस प्रकार के धातुओं से बनाए जाते थे, यानी आप ध्यान देंगे जो सुंदर धातु थे उनसे, आभूषण से भी बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो है वह सीप के भी बनाते थे, शंख से और हाथी के दांत से भी यह आभूषणों को बनाया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनका जो व्यवसाय था वह व्यापार करना भी था, कि इस सभ्यता के निवासी का जो विदेशों से व्यापारिक संबंध था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है विदेशों से भी व्यापार करते थे। उनका जो व्यापार का जो माध्यम था वह जल और थल दोनों मार्गों से, यानी पानी के मार्ग से और थल के मार्ग से, यानी रास्तों के, सड़क के माध्यम से, यह दोनों मार्गों से जो है विदेशों से व्यापार करते थे। इस सभ्यता के प्रमुख जो बंदरगाह हैं लोथल, और आप ध्यान देंगे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हैं लोथल है, सुत्काकोह जो है इसके प्रमुख बंदरगाह हैं, जहाँ से वह व्यापार किया करते थे। ठीक है, जो थल यानी सड़क के माध्यम से जो व्यापार करते थे बैलगाड़ी से करते थे, और जो जल यानी पानी के मार्ग से जो करते थे वो जहाज़ों के प्रयोग से वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना व्यापार किया करते थे। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है देवी देवताओं का पूजा करते थे, आराधना करते थे। कौन कौन से देवी देवताएं थे, जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग, मातृदेवी की पूजा, शिव की पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा, वट पूजा और नदी पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यह धार्मिक जीवन था, देवी देवताओं का आराधना करना। अगला हम देख लेते हैं मृतक संस्कार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मृतक संस्कार यानी मृत्यु हो जाने पर, यानी अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो ये मृतक संस्कार जो है 3 प्रकार से करते थे। पहला पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह क्रम।
कर्म। तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे, हम इन महत्वपूर्ण चीज़ों को पर बात करेंगे कि पूर्ण समाधि क्या है। क्या? पूर्ण समाधि यानी जब किसी व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता था तो उसे पूरी तरीके से जमीन में गाड़ दिया जाता था। उसी जब जमीन में यहाँ गाड़ दिया जाता था उसी के ऊपर एक इस प्रकार से समाधि बना दी जाती है, जिसका जो साक्ष्य मिलता है वह लोथल से मिलता है, जहाँ की 2 कंकाल जो है एक कब्र में दफनाए गए थे, तो उसे पूर्ण समाधि कहते हैं। आंशिक समाधि क्या है इसे हम समझेंगे, पहले आसान तरीके से समझेंगे। आंशिक समाधि क्या है, यानी जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो उसे कुछ समय तक खुले स्थान में, यानी जो खुला स्थान था वहां छोड़ दिया जाता था, जिससे कि जो पशु और पक्षी थे वह अपना आहार बना सके, यानी उस शरीर को खाकर वह अपना आहार बना सके। जब वह शरीर नष्ट हो जाता था, उसमें जब अस्थियां यानी हड्डियां बचती थी तो उसे किसी पात्र यानी बर्तन में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था, तो उसे आंशिक समाधि कहते हैं। यानी जो शरीर का जो भाग था वह नष्ट हो गया, पशु पक्षी खा गए, जो उसमें हड्डियां बचती थी उसे ही सिर्फ जमीन में दफनाया जाता था, गाड़ दिया जाता था, वह आंशिक समाधि कहलाता है। दाह कर्म क्या है इसे हम समझेंगे। दाह कर्म वह है जब व्यक्ति या मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जलाकर जो उसकी राख बचती थी, उसकी राख और अस्थियों को एक बर्तन यानी एक कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था, यानी जमीन में गाड़ दिया जाता था, तो वह दाह कर्म कहलाता है। दाह कर्म का जो साक्ष्य मिलता है वह मोहनजोदड़ो से मिलता है, यानी मोहनजोदड़ो जो नगर है वहाँ जब खुदाई होती है तो वहाँ कलश प्राप्त होते हैं। उन कलश के साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग दाह कर्म जो है करते थे। आगे हम देख लेते हैं कला क्या थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कला क्या थी। तो यह जो महत्वपूर्ण पॉइंट है और अंतिम पॉइंट होगा, कला और ललित की जानकारी हमें निम्नलिखित द्वारा प्राप्त होता है। कैसे? भवन के निर्माण से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवनों का निर्माण करते थे, यानी बड़े बड़े भवन बनाते थे, विशाल अन्नागार, मकान, सुनियोजित नगर आदि कला को प्रमाणित करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भवन का निर्माण करते हैं वह सुनियोजित तरीके से करते थे, यानी जो भवन था वह भवन, आप ध्यान देंगे उनकी जो आकृति थी वह त्रिभुजाकार आकृति थी उस नगरों का। उसी नगर में जो है वह भवनों का सुनियोजित तरीके से निर्माण करते थे। मूर्ति कला यानी जो मूर्तियां प्राप्त थी, सिंधु निवासी की मूर्तियां बनाने में कुशल थे। जो मूर्तियां प्राप्त होती थी वह धातु की थी, पाषाण यानी पत्थर की, आप लोग ध्यान देंगे पत्थर की, मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती थी। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता की। जो ज़्यादातर मूर्तियां प्राप्त होती थी वह धार्मिक मूर्तियां देवी देवताओं की उपासना की प्राप्त हुई हैं। धातु कला क्या थी? सिंधु निवासियों की जो धातु कला थी वह सोने, चांदी, तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। इसका प्राप्त का जो है स्रोत प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, यानी आप लोग ध्यान देंगे काफी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वह धातु कला में निपुण थे, जो कि सोने, चांदी और तांबे के आभूषणों का निर्माण करते थे, जिसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपके परीक्षा में, सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ आगे की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्रकला, इस सभ्यता के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोगों की चित्रकला का भी ज्ञान था, जिसकी पुष्टि प्राप्त बर्तनों एवं मुहर से चित्रित होता है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो बर्तन हैं, जो मिट्टी जो है आभूषण के बर्तन बनाए गए थे और जो मुहरें बनाई गई थी, उन मुहरों पर अंकित चित्रों से प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला में भी निपुण थे। संगीत एवं नृत्य कला, संगीत संबंधित जो उपकरण थे उनके ढोल, तबला आदि भी जो है खुदाई से प्राप्त होता है। नृत्य मुद्रा में स्त्रियां की धातु मूर्ति इस बात का परिचायक है कि वे नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे ताम्रपत्र निर्माण कला। सिंधु सभ्यता कालीन अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए जो जिसका आकार वर्गाकार था,
यानी तांबे का पत्र जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि यहाँ ताम्र पत्र भी मिले थे जिसका आकार वर्गाकार था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से समझ आया होगा। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।